हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं हरीश जांगीड़ एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपन बॉटनी के जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसके अलावा बॉटनी के जितने भी पेपर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ अपनी चल रही है, जिसके अंदर आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन एक बीएससी फर्स्ट ईयर का एक इम्पोर्टेंट पेपर जिसका नाम है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट, उसके जो हर यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, टोटल आपको पता है एक पेपर के अंदर 4 यूनिट्स होती हैं, तो हर यूनिट का एक अलग से वीडियो होगा, जिसमें आज के इस वीडियो में अपन यूनिट फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर आगे आने वाली जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उनके अंदर यूनिट सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यानी कि हर पेपर को अपन 4 अलग अलग यूनिट्स के अंदर 4 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे, जिनका केवल जो हर यूनिट के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं उनका एक क्विक रिवीजन जो है, एक जल्दी से अपन जो रिवीजन है वो अपन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना पेपर है उसका नाम है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट। बाकी आप इन सारे पेपर्स को यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आई स्टडी ऑनलाइन का जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उस लिंक से डाउनलोड करके ऐप को आप पूरे जो लेक्चर्स हैं, पूरे कंप्लीट लेक्चर, पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है, राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी मीडियम से आप रिलेटेड हैं, आप आई स्टडी ऑनलाइन ऐप से अपनी जो स्टडी है उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक साल है, एक ईयर का 181 रुपये मात्र चार्ज है, जिसके अंदर आपके तीनों जो सब्जेक्ट हैं, यदि आप CBZ से हैं तो केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी तीनों, और यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ PCM से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के पेपर्स जो है, तीनों पेपर्स वो आपको कंप्लीट 181 रुपये चार्ज के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पेपर का नाम है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट। BSc बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं, और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपन जिस पेपर की बात करेंगे उस पेपर का नाम है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट। ठीक है, एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट, इस पेपर के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए, एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट वाला जो अपना पेपर है BSc फर्स्ट ईयर के अंदर, इस पेपर में टोटल 4 यूनिट है। ठीक है, टोटल 4 यूनिट है, और हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में अपन बात करेंगे। सवाल, लाइकेन और ब्रायोफाइट जो पेपर है उसमें यूनिट फर्स्ट के अंदर एल्गी के बारे में दिया हुआ है। यूनिट फर्स्ट के अंदर एल्गी के बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशंस है, जैसे एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स हैं, एल्गी का जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है, एल्गी की क्लासिफिकेशन के अलावा एल्गी का हैबिटाट, एल्गी की हैबिट, उसके अंदर थैलस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर रिजर्व फूड या संचित भोजन के रूप में क्या पाया जाता है, उनके अंदर पिगमेंट सिस्टम या कौन कौन से वर्णक जो है वो उपस्थित होते हैं उन पिगमेंट सिस्टम के अलावा, इसके अलावा एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन या जनन कैसे होता है, एल्गी का लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कैसा होता है, और एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। ये सारे टॉपिक्स जो है वो यूनिट फर्स्ट के अंदर है, जिनमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट बड़े वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक तो एल्गी का हैबिटाट, मेरे हिसाब से एल्गी का हैबिटाट और हैबिट के अंदर एक सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यदि आप हैबिटाट को कवर कर लेते हैं तो उसमें हैबिट जो है वो आसानी से कवर हो जाएगा। हैबिटाट का मतलब उसका आवास क्या है, हैबिट मतलब उसकी प्रकृति कैसे है, प्रकृति आवास के हिसाब से ही तो होगी, तो ये सेम से टॉपिक है एल्गी का हैबिटाट या हैबिट। ठीक है, हैबिटाट के बारे में बाद में अपन बता सकते हैं एल्गी के अंदर थैलस स्ट्रक्चर। हैबिटाट के बाद में अपन बात करेंगे एल्गी के अंदर थैलस स्ट्रक्चर या थैलस की जो संरचना है वो कैसी होती है, थैलस कितने टाइप का होता है, ये सब अपना सेकंड टॉपिक या सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर के बाद में पिगमेंट सिस्टम एंड रिजर्व फूड
ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पिगमेंट्स बता सकते हैं, एल्गी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स या वर्णक उपस्थित होते हैं, वो अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके अलावा 4 टॉपिक की यदि अपन बात करें, नंबर 4 तो वो है एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन। नंबर 4 टॉपिक अपना कौन सा रहेगा, एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन या जनन का टॉपिक रहेगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट फर्स्ट से अपन ने सेलेक्ट किए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि ये 4 टॉपिक्स भी आप यूनिट फर्स्ट से कवर कर लेते हो तो आप एक अपना बड़ा वाला क्वेश्चन जो है वो आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। या तो एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन, जिसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों रिप्रोडक्शन आगे, उससे क्वेश्चन बनता है, या फिर पिगमेंट सिस्टम जो है उससे, या फिर थैलस स्ट्रक्चर, या फिर एल्गी हैबिटाट। यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एल्गी का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसको भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये चार टॉपिक्स भी यदि आप यूनिट फर्स्ट से कवर करते हैं तो आपका कम से कम एक क्वेश्चन जो है वो आसानी से यूनिट फर्स्ट से बड़े वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मैं जो भी हर यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, यदि वो टॉपिक भी आप क्लियर कर लेते हैं तो आप बड़े वाले क्वेश्चंस की यदि अपन बात करें तो 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हर यूनिट से आपको पता है 2 बड़े क्वेश्चन हैं, तो आप आसानी से एक बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि आप इन गिने चुने टॉपिक्स को भी पढ़ते हैं, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जो कि लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के बारे में अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें अपने सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एल्गी हैबिटाट या शैवाल के आवास के बारे में। ठीक है, तो पहले टॉपिक के बारे में अपन बात करते हैं जिसका नाम है एल्गी हैबिटाट। देखिए, एल्गी के हैबिटाट की यदि अपन बात करें तो मेनली मुख्यतः यदि अपन बात करें तो एल्गी के टोटल 3 हैबिटाट है। मुख्यतः एल्गी जो है उसके 3 हैबिटाट के बारे में अपन बात करते हैं। एक तो है एक्वेटिक हैबिटाट। एक्वेटिक हैबिटाट इसका मतलब है जो जलीय आवास है, एक्वेटिक का मतलब है जलीय आवास। ठीक है, नंबर सेकंड अपन बता सकते हैं टेरेस्ट्रियल या एरियल। टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय एंड एरियल हैबिटाट, स्थलीय और वायवीय आवास नंबर थर्ड अपन बता सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड अपन बता सकते हैं, सॉरी। नंबर थर्ड जो हैबिटाट बता सकते हैं वो है अनयूजुअल हैबिटाट। अनयूजुअल हैबिटाट, अनयूजुअल हैबिटाट का मतलब ये है कि कोई ऐसा आवास जहां पर नॉर्मल कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ एल्गी वहां पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक हैबिटाट की यदि अपन बात करें तो एक्वेटिक हैबिटाट में भी मेनली अपन इसके 3 टाइप बताते हैं। एक तो है फ्रेश, एक्वेटिक के अंदर भी एक तो अपन बताते हैं फ्रेश वाटर, एक अपन बताते हैं नंबर 2 सैलाइन वाटर, नंबर 3 अपन बताते हैं हॉट वाटर, गर्म पानी। ठीक है, जलीय आवास के अंदर भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो फ्रेश वाटर यानी कि अलवणीय जल या स्वच्छ जल जिसे बोला जाता है, एक सैलाइन वाटर यानी कि लवणीय जल, एक हॉट वाटर यानी कि गर्म जल। ये 3 प्रकार के हैबिटाट हो सकते हैं एक्वेटिक हैबिटाट की यदि अपन बात करें तो। फ्रेश वाटर में भी 2 प्रकार का वाटर हो सकता है, या तो स्टेशनरी वाटर है यानी कि बिल्कुल स्थिर जल है, और या फिर जो वाटर है वो स्ट्रीमिंग वाटर है, बहता हुआ जल है। तो फ्रेश वाटर के अंदर भी अपन 2 बता सकते हैं, एक तो स्टिल वाटर यानी कि कोई स्थिर जल है, और दूसरा अपन इसके अंदर बता सकते हैं स्ट्रीमिंग वाटर। स्ट्रीमिंग वाटर यानी कि बहता हुआ जल। स्ट्रीमिंग वाटर का मतलब है बहता हुआ जल, और स्टिल वाटर का मतलब है स्थिर जल। तो ये भी हैबिटाट हो सकते हैं, जिसके अलग अलग एग्जाम्पल्स की अपन बात कर सकते हैं। स्टिल वाटर के अंदर अलग हैं और स्ट्रीमिंग या बहते हुए पानी के अंदर एग्जाम्पल्स भी आपको 1-1, 2-2 याद रखने हैं। यहाँ पर अपन फटाफट से हर एग्जाम्पल्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, सैलाइन वाटर की यदि अपन बात करें तो ऐसा हैबिटाट है लवणीय जल, ऐसे पानी के अंदर पाए जाने वाले एल्गी जहाँ पानी के अंदर साल्ट या लवण की सांद्रता ज़्यादा है। ठीक है,
नेक्स्ट है हॉट वाटर। बहुत सारे एल्गी के मेंबर्स ऐसे हैं जो कि ऐसे गर्म पानी के अंदर पाए जाते हैं जहां पर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पहला हैबिटाट हो गया एक्वेटिक हैबिटाट। सेकंड है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। टेरेस्ट्रियल के अंदर भी अपन दो प्रकार के बताते हैं, एक तो नॉर्मल जो सरफेशियल है और एक सबटेरेनियन टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल के अंदर भी अपन दो टाइप बताते हैं, एक तो है सरफेस टेरेस्ट्रियल और एक है सबटेरेनियन। एक है सबटेरेनियन। इनका क्या मतलब है? सबटेरेनियन का मतलब तो है भूमिगत और सरफेस का मतलब है सतही। ऐसे एल्गी जो कि टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन की सतह के ऊपर ही पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें तो अपन बोलते हैं सरफेस टेरेस्ट्रियल एल्गी। और ऐसे एल्गी जो कि सबटेरेनियन यानी कि किसी भी वजह से कोई जो एनिमल है उसके पैर के साथ या बारिश के पानी के साथ बहकर के जमीन के अंडरग्राउंड पार्ट में चले गए हैं, उन्हें अपन सबटेरेनियन या भूमिगत शैवाल बोलेंगे। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल में भी दो अलग अलग टाइप हो सकता है, एक तो सरफेस टेरेस्ट्रियल और एक है सबटेरेनियन टेरेस्ट्रियल। इसके अलावा है एरियल। एरियल या स्थलीय। देखिए एरियल या स्थलीय आवास की यदि अपन एरियल की यदि अपन बात करें, वायवीय की यदि अपन बात करें, टेरेस्ट्रियल का मतलब तो स्थलीय, एरियल का मतलब है वायवीय। बहुत सारे एल्गी ऐसे होते हैं जो वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कोई वाटर वेपर है उसके ऊपर पाए जा सकते हैं। ठीक है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि कोई प्लांट वगैरह, कोई एनिमल वगैरह उसके ऊपर भी एटमॉस्फेयर के अंदर, एरियल पार्ट के अंदर भी एल्गी के मेंबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो हैबिटाट है वो है अनयूजुअल हैबिटाट, असामान्य आवास। और असामान्य आवास के अंदर अलग अलग प्रकार के हैबिटाट, बहुत सारे ऐसे हैबिटाट्स हैं जहां पर अपन नॉर्मली किसी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन एल्गी या कुछ एल्गी या बैक्टीरिया वगैरह वहां पर आसानी से पाई जा सकते हैं। यहां पर अपन केवल एल्गी की बात कर रहे हैं। तो अनयूजुअल हैबिटाट में जैसे अपन बर्फ बता सकते हैं, किसी बर्फीली इलाके में बर्फ के ऊपर भी बहुत सारे एल्गीज के मेंबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला अनयूजुअल हैबिटाट अपन बता सकते हैं बर्फ यानी कि स्नो। और स्नो या बर्फ के ऊपर पाए जाने वाले जो एल्गी है उन्हें क्रायोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? क्रायोफाइट्स कहा जाता है। और अलग अलग एल्गी जो है वो अपने पिगमेंट्स की वजह से बर्फ को अलग अलग कलर प्रदान करने का काम भी करते हैं। ठीक है, और बर्फ के अंदर पाए जाने वाले जो एल्गीज के मेंबर हैं उन्हें क्रायोफाइट्स नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो सबटेरेनियन एल्गी थे उन्हें क्रिप्टोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। अलग अलग वर्ड है, ध्यान रखना। क्रिप्टोफाइट जमीन में गहराई के लिए यूज होता है, क्रायोफाइट जो है वो बर्फ के लिए यूज होता है। ठीक है, तो बर्फ के ऊपर पाए जाने वाले एल्गी क्रायोफाइट्स कहलाते हैं। इसके अलावा अपन ये बता सकते हैं कि बहुत सारे एल्गी ऐसे भी हैं जो एनवायरमेंट के अंदर जहां पर हाई टेम्परेचर, जैसे अभी अपन ने बताया था कोई पानी है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, या कोई ऐसा टेरेस्ट्रियल हैबिटाट है जहां पर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर है, वहां पर भी बहुत सारे एल्गी के मेंबर्स पाए जा सकते हैं। तो हाई टेम्परेचर वाले एरिया के अंदर ये भी क्या है, एक अनयूजुअल हैबिटाट है। हाई टेम्परेचर के बाद में अपन ये भी बता सकते हैं जहां सैलिनिटी ज़्यादा है, सैलाइन जो हैबिटाट है, लवणीय, या तो ऐसे वाटर के अंदर जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या फिर ऐसी सोइल या मिट्टी के अंदर जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहां पर भी एल्गी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अपन अनयूजुअल हैबिटाट में किसी चट्टान के ऊपर भी बता सकते हैं। बहुत सारे एल्गीज के मेंबर ऐसे हैं जो किसी चट्टान या रॉक के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, रॉक के अलावा यदि अपन बात करें एनिमल, कोई एनिमल है, उस एनिमल बॉडी के ऊपर, किसी जंतु के शरीर के ऊपर या किसी जंतु के शरीर के अंदर भी पाए जा सकते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ओसिलेटोरिया वगैरह जो है वो ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे एल्गीज के मेंबर ऐसे हैं
जो कि किसी एनिमल बॉडी के अंदर भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एल्गी के मेंबर ऐसे भी हैं जो किसी प्लांट बॉडी के अंदर पाए जा सकते हैं। ठीक है, किसी प्लांट बॉडी या पादप शरीर के अंदर भी पाए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अपन सिम्बायोटिक एल्गीज की बात करते हैं, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल जो हायर प्लांट्स की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दर्शाते हैं, जिनमें नॉस्टोग एनाबिना इनकी अपन बात करते हैं। ठीक है, ये जो है वो हायर प्लांट्स की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, तो वो प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अनयूजुअल हैबिटाट में कुछ एल्गी के मेंबर ऐसे भी हैं जो किसी प्लांट के ऊपर पैरासाइट या परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे एक एल्गी का नाम आपने सुना हो सेफेलुरोज। सेफेलुरोज जो एल्गी का मेंबर है वो पैरासाइट या परजीवी के रूप में, चाय कॉफी वगैरह इनकी जो पत्तियां हैं उनके ऊपर पैरासाइट या परजीवी के रूप में भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो मुख्यतः एल्गी के हैबिटाट की यदि अपन बात करें तो 3 है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, अनयूजुअल हैबिटाट। इनमें भी जो अलग अलग टाइप्स अपन ने बताए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, और कम से कम हर एक हैबिटाट का एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम में जरूर लिखना है। ठीक है, नोट्स के अंदर या पहले की जो अपने ऐप के अंदर जितने भी वीडियो है उसमें अपने बड़े डिटेल से इनके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया है, तो वहां पर आप देख करके हर एक हैबिटाट का कम से कम एक एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है, जरूर आप एग्जाम के अंदर भी लिख करके आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन या पहला जो अपना टॉपिक है, दैट इज हैबिटाट ऑफ एल्गी। ठीक है, हैबिटाट के बाद में जो अपना सेकंड टॉपिक रहेगा इस यूनिट से, उसका नाम है एल्गी का थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। एल्गी के अंदर यदि अपन थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर भी एल्गी जो है उसका थैलस अलग अलग प्रकार का हो सकता है। उस थैलस स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपना जो सेकंड टॉपिक है फर्स्ट यूनिट के अंदर वो है थैलस ऑफ एल्गी। या थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए हैबिट जो है वो हैबिटाट से आप आसानी से लिख सकते हैं, तो हैबिटाट और हैबिट एक सी बात है, वो आप दोनों क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। थैलस स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो देखिए एल्गी ऐसे मेंबर्स हैं जिसमें कुछ एक सेल के रूप में यानी कि यूनिसेलुलर थैलस भी जिनका होता है, कुछ मल्टी सेलुलर भी होता है। मल्टी सेलुलर के अंदर कुछ ऐसे हैं जो फिलामेंट की फॉर्म में हैं। मल्टी सेलुलर के अंदर कुछ ऐसे हैं जो एग्रीगेशन या समूहन दिखा रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं। कॉलोनी के अंदर भी एक सिनोबियल अलग से एक कॉलोनी होती है, सिनोबियल। ये सब क्या होते हैं? कुछ एल्गी के मेंबर्स ऐसे हैं जो कि टेरिडोफाइट इक्विसिटम से भी मिलते जुलते हैं। जैसे कारा की यदि अपन बात करें तो वो इक्विसिटम से मिलता जुलता है, इसलिए उसे इक्विसिटोइड थैलस कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जितने भी एल्गी के अंदर थैलस स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, थैलस की संरचनाएं देखने को मिलती है, उनके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। देखिए एल्गी में थैलस स्ट्रक्चर जो है उसमें अपन अलग अलग प्रकार बता सकते हैं। थैलस की स्ट्रक्चर में एल्गी के अंदर अलग अलग प्रकार अपन यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे यदि अपन बात करें, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कि यूनिसेलुलर है। ठीक है, यहाँ पर मैं चलो एक चार्ट ही बना देता हूँ जिससे सारा का सारा आपका एक साथ ये क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले अपन बता रहे हैं थैलस स्ट्रक्चर के अंदर यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय। ठीक है, बहुत सारे एल्गीज के मेंबर ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब यूनिसेलुलर में भी अलग अलग हो सकते हैं, एक कोशिका में भी अलग अलग हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एल्गीज के मेंबर ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होते हैं, जिनमें एक ही कोशिका के द्वारा सारा काम होता है। चाहे वो फूड स्टोरेज का हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन का काम हो, सारी जो काम है वो एक ही कोशिका के द्वारा होगा। ऐसे जो एल्गी है वो यूनिसेलुलर थैलस स्ट्रक्चर वाले एल्गी होते हैं। इसके अंदर भी अलग अलग टाइप है, यूनिसेलुलर में भी अलग अलग है। जैसे अमोइबोइडल है, फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। इसके अंदर भी अपन 3 टाइप बता सकते हैं। पहला
अमोबॉइड यानी कि अमीबा वाले आकृति के, या इन्हें राइजोइडियल टाइप का थैलस भी कहते हैं। एक होता है फ्लैजिलेटेड यानी कि कसाबी की, एक क्या होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, और एक अपन बता सकते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि अकसाबीय। ठीक है, तो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय थैलस वाले एल्गी के अंदर भी तीन टाइप हो सकते हैं। एक तो ऐसे जिनकी थैलस की जो शेप है वो अमीबा जैसी या राइजोपोडियल टाइप की होती है, जिसके एग्जांपल है क्रिस अमीबा और राइजोक्राइसिस। ठीक है, क्रिस अमीबा और राइजोक्राइसिस जो है उनके अंदर अमोबॉइड या राइजोइडियल टाइप का थैलस प्रेजेंट होता है। कुछ एल्गी ऐसे हैं जिनमें सेल एक ही है और उस सेल के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसलिए उन्हें फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर एल्गी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन बात करें जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी है जिसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से वो आसानी से मूवमेंट कर सकता है, इसलिए इसे फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर एल्गी कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड के अंदर जैसे स्पाइरुलिना है, क्लोरेला है, इसमें कुछ अलग अलग आकार हो सकते हैं। यदि फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो उनकी भी अलग अलग आकार या शेप हो सकती है, कोई गोलाकार है, कोई स्पाइरल है, कोई रोड शेप है। इस प्रकार से अलग अलग शेप जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर एल्गी की हो सकती है। ठीक है, तो पहला जो थैलस का टाइप हो गया वो तो क्या हो गया, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय। ठीक है, दूसरा है एग्रीगेशन या समूहन, दूसरा है एग्रीगेशन या जिसे अपन बोलते हैं समूहन या कॉलोनी भी बोल सकते हैं। देखिए बहुत सारे एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी यदि ग्रुप के रूप में, कॉलोनी के रूप में रहते हैं तो इसे अपन एग्रीगेशन या समूहन बोलते हैं। लेकिन एग्रीगेशन में भी दो अलग अलग टाइप है, कॉलोनी भी दो तरीके से बन सकती है। एक तो नॉर्मल एग्रीगेशन है, एक सिनोबियल बोला जाता है कॉलोनी को। नॉर्मल एग्रीगेशन के अंदर तो या कॉलोनी के अंदर तो जो एल्गी की सेल्स की नंबर है वो फिक्स होती है, और सिनोबियल के अंदर तो एल्गी की नंबर फिक्स होती है, जबकि नॉर्मल कॉलोनी के अंदर एल्गी की नंबर फिक्स नहीं होती। सिनोबियल के अंदर कॉलोनी की पोलरिटी बिल्कुल स्पष्ट होती है, जबकि नॉर्मल कॉलोनी के अंदर उसकी जो पोलरिटी है वो स्पष्ट नहीं होती। इस प्रकार से कुछ डिफरेंस होते हैं कॉलोनी और सिनोबियल के अंदर। यदि अपन एग्रीगेशन की बात करें, समूहन की बात करें, तो एल्गी की बहुत सारी सेल्स ग्रुप बना करके रहते हैं, जिसे अपन एग्रीगेशन या समूहन बोलते हैं, जिसमें कॉलोनी या सिनोबियल बन सकते हैं। यदि अपन नॉर्मल एग्रीगेशन की बात करें तो इसमें अपन अलग अलग टाइप्स बता सकते हैं, जैसे पामेलोइड है, डेंड्रोइड है, राइजोपोडियल है। इसके अंदर अलग अलग टाइप कौन से बता सकते हैं अपन, पामेलोइड, दूसरा डेंड्रोइड, तीसरा राइजोपोडियल, तीसरा अपन कौन सा बता सकते हैं, राइजोपोइडियल टाइप बता सकते हैं, राइजोपोइडल। ठीक है, नंबर 4 जो एग्रीगेशन के अंदर टाइप हो सकता है दैट इज सिंपल फ्लैजिलेटेड, सरल कसाबी की। नंबर 4 क्या हो जाएगा, सिंपल फ्लैजिलेटेड या सरल कसाबी की है। ठीक है, तो एग्रीगेशन या समूहन के रूप में, समूह के रूप में जो एल्गी के मेंबर्स पाए जाते हैं उसमें भी एग्रीगेशन 4 अलग अलग टाइप का हो सकता है। एक तो है पामेलोइड कॉलोनी के रूप में, एक डेंड्रोइड कॉलोनी के रूप में, एक राइजोपोइडल कॉलोनी के रूप में और सिंपल फ्लैजिलेटेड कॉलोनी के रूप में। पामेलोइड कॉलोनी के अंदर क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर एल्गी है या एल्गी की जो सेल है वो एक ऐसी कॉलोनी बनाती हैं जिसमें चारों तरफ श्लेष्मा या म्यूसिलेज का सिक्रेशन होता है। चारों तरफ से वो जो कॉलोनी है वो श्लेष्मा या म्यूसिलेज द्वारा ढकी हुई होती है, और कॉलोनी के अंदर सेल्स की नंबर जो है वो फिक्स नहीं होती। इस प्रकार की एग्रीगेशन को अपन पामेलोइड एग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है डेंड्रोइड। डेंड्रोइड एग्रीगेशन के अंदर सेल्स इस प्रकार से अरेंज होती है, हालांकि वो आपस में जुड़ी हुई नहीं है, अटैच नहीं है, लेकिन सेल्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से हुआ है कि वो डेंड्रोइड यानी कि वृक्ष जैसी आकृति बनाती है, इसीलिए इसको हिंदी में वृक्षाभ आकृति भी बोलते हैं।
ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डेंड्रोइड प्रकार के थैलस का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है राइजोपोइडियल, जिसके अंदर बहुत सारे एल्गीज की सेल मिलकर के अमीबा या राइजोपोडियल टाइप का थैलस स्ट्रक्चर बनाएंगी। जैसे अपन बात करें राइजोक्राइसिस की, उसके अंदर राइजोपोडियल टाइप का थैलस स्ट्रक्चर एग्रीगेशन के बाद में बनता है। ठीक है, नंबर 4 है सिंपल फ्लैजिलेटेड, सरल कसाबी की, यानी कि है तो वो एग्रीगेशन ही, जो एल्गीज की सेल है वो आपस में जुड़ी हुई नहीं है, आपस में उनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनमें सिंपल फ्लैजिला उस कॉलोनी के ऊपर बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इसे सिंपल फ्लैजिलेटेड या सरल कसाबिकीय प्रकार का थैलस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो नंबर 2 जो टाइप है, सेकंड जो टाइप है थैलस स्ट्रक्चर का, वो क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन। नंबर 1 है यूनिसेलुलर, दूसरा है एग्रीगेशन, नंबर 3 अपन बता सकते हैं सिनोबियल या जिसे निबह कहा जाता है। नंबर 3 है सिनोबियल या निबह। देखिए सिनोबियल और निबह यानी कि कॉलोनी और सिनोबियल में दोनों में डिफरेंस होता है। कॉलोनी के अंदर जैसा कि मैंने बताया सेल्स की नंबर फिक्स नहीं है, जबकि सिनोबियल के अंदर सेल्स की नंबर फिक्स है। कॉलोनी के अंदर पोलरिटी नहीं पाई जाती, जबकि सिनोबियल के अंदर पोलरिटी पाई जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस है किसके अंदर, कॉलोनी और सिनोबियल के अंदर। ये सब कॉलोनी वाले थैलस के एग्जांपल्स है, जबकि सिनोबियल के अंदर तो अपन मुख्यतः 2 ही प्रकार बताते हैं। सिनोबियल के अंदर एक तो नॉन मोटाइल सिनोबियल होगी और एक होगी मोटाइल सिनोबियल। नॉन मोटाइल जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, मोटाइल जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो सिनोबियल के अंदर 2 टाइप होंगे, एक तो होगी नॉन मोटाइल सिनोबियल और दूसरी होगी मोटाइल सिनोबियल। नॉन मोटाइल सिनोबियल जिसके अंदर किसी भी प्रकार की फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ऐसी कॉलोनी बन रही है जिसमें सेल्स की नंबर तो फिक्स है लेकिन उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, वो सिनोबियल या कॉलोनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की अपन बात करते हैं, लेकिन वो अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डिटेल में अपन पढ़ चुके हैं। मोटाइल यदि सिनोबियल की अपन बात करें, जैसे एक फेमस एग्जांपल वोल्वॉक्स को आपने पढ़ा है, जो क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर है। वोल्वॉक्स के अंदर मोटाइल टाइप की सिनोबियल देखने को मिलती है, जिसमें जो सिनोबियल है उसके बाहर की तरफ, बाहर वाली लेयर के अंदर इस प्रकार से वोल्वॉक्स के यूनिसेलुलर एल्गी मौजूद होते हैं, जिसे बाहर की तरफ फ्लैजिला निकले हुए होते हैं, और वो फ्लैजिला उस सिनोबियल को मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल हैं। इसलिए इस प्रकार की सिनोबियल या निबह को अपन मोटाइल सिनोबियल या जो चलनशील सिनोबियल या निबह कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में फिलामेंटस एल्गी नंबर 4 अपन कौन सा बता सकते हैं, फिलामेंटस या तंतुमय। बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जिनके अंदर जो थैलस स्ट्रक्चर है वो फिलामेंट या तंतुमय जैसी होती है, तंतु जैसी होती है। इसमें भी अपन फिलामेंट्स का अरेंजमेंट 2 प्रकार से बता सकते हैं, एक तो ब्रांच्ड फिलामेंट, एक तो अपन बता सकते हैं ब्रांच्ड या शाखित फिलामेंट, और एक अपन बता सकते हैं अनब्रांच्ड यानी कि अशाखित प्रकार का फिलामेंट या तंतु। ठीक है, तो फिलामेंटस प्रकार का जो एल्गी का थैलस है उसमें भी अपन 2 अलग अलग टाइप्स बता सकते हैं। एक तो अपन बता सकते हैं ब्रांच्ड या शाखित, और दूसरा क्या बता सकते हैं, अनब्रांच्ड या अशाखित प्रकार का थैलस भी बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन अलग अलग प्रकार की ब्रांचिंग भी इसके अंदर बता सकते हैं। ये हो गया नंबर 4। इसके अलावा कुछ पैरेनकाइमेटस थैलस वाले या सूडो पैरेनकाइमेटस थैलस वाले एल्गी भी होते हैं। ठीक है, और लास्ट में अपन ने क्या बताया था, कुछ एल्गी के मेंबर ऐसे हैं जिनमें इक्विसिटोइड टाइप का थैलस प्रेजेंट है। कैसा थैलस प्रेजेंट है, इक्विसिटोइड टाइप का थैलस। इक्विसिटोइड टाइप का थैलस, इक्विसिटोइड जो नाम है वो एक टेरिडोफाइट इक्विसिटम से आया है। इक्विसिटोइड जो नाम है वो एक टेरिडोफाइट इक्विसिटम से आया है, और इक्विसिटम टेरिडोफाइट के अंदर
या इक्विसिटियम टेरिडोफाइट का जैसा थैलेस स्ट्रक्चर होता है, वैसे की वैसी थैलेस स्ट्रक्चर कुछ एल्गीज के मेंबर में होती है। जैसे क्लोरोफाइसी का एक मेंबर है कारा, नाम सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट एल्गी का मेंबर है। उसके अंदर इक्विसिटोइड टाइप का थैलेस प्रेजेंट होता है। कुछ सूडो पेरेनकाइमेटस या पेरेनकाइमेटस टाइप का थैलेस भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना सेकंड टॉपिक या सेकंड जो क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से, वो है एल्गी के थैलेस स्ट्रक्चर के बारे में। ये आपको पूरा थ्योरेटिकल वे में समझाना है। हर एक थैलेस स्ट्रक्चर का कम से कम एक एग्जाम्पल आपको जरूर एग्जाम के अंदर मेंशन करना है। ठीक है, यदि किसी थैलेस का डायग्राम बनता है तो डायग्राम भी आपको बनाना है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आएगा कि एल्गी में थैलेस संरचना को विस्तृत रूप से समझाइए। तो आपको केवल ये चार्ट बना करके नहीं छोड़ना, वहां पर आपको थ्योरी में हर का अलग अलग टाइप लिखना है। जैसे एल्गी में निम्न प्रकार की थैलेस संरचनाएं पाई जा सकती है। इसमें पहला यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में अलग अलग तीनों टाइप्स, तीनों के एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, एक एक एग्जाम्पल कम से कम आपको लिखना है। इसके अलावा एग्रीगेशन, तो एग्रीगेशन क्या होता है, कॉलोनी कैसे बनती है, कॉलोनी में ये 4 प्रकार के टाइप्स हो सकते हैं, चारों के कम से कम एक एक एग्जाम्पल आपको मेंशन करने हैं। उसके बाद में सिनोबियल, सिनोबियल क्या होती है, सिनोबियल और कॉलोनी में क्या फर्क है, नॉन मोटाइल सिनोबियल क्या है, मोटाइल सिनोबियल क्या है, इसके भी एक एक दो एग्जाम्पल्स आपको मेंशन करने हैं। इसके अलावा फिलामेंटस टाइप की थैलेस स्ट्रक्चर के अंदर ब्रांच्ड फिलामेंटस थैलेस क्या है, अनब्रांच्ड फिलामेंटस थैलेस क्या है, इनके भी एग्जाम्पल्स। इसके अलावा सूडो पेरेनकाइमेटस थैलेस स्ट्रक्चर, पेरेनकाइमेटस थैलेस स्ट्रक्चर, और लास्ट में जो इक्विसिटोइड टाइप थैलेस स्ट्रक्चर वो क्या होती है और कौन से एल्गी के मेंबर्स में पाई जाती है, ये सब आपको इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करना है। ठीक है जी, या इस पे शॉर्ट नोट आए तब आप चार्ट से भी इसको समझा सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितने नंबर का एग्जाम के अंदर पूछा गया है। यदि बड़ा क्वेश्चन 6 या 7 नंबर का आता है तब तो आपको पूरा डिटेल में लिखना है। यदि शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन 2.5 या 3 नंबर तक क्वेश्चन आता है तब आप इसको शॉर्ट में चार्ट से भी समझा सकते हैं, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सेकंड जो टॉपिक हो गया वो है थैलेस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पिगमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, पिगमेंट्स या वर्णक जो है उसके बारे में भी एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन भी और बड़ा क्वेश्चन भी। तो एल्गी के अंदर पिगमेंट सिस्टम, और लास्ट में अपन बात करेंगे एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन या जनन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है यूनिट फर्स्ट के अंदर, दैट इज पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट्स। ठीक है, देखिए पिगमेंट होते क्या है, पिगमेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से किसी भी एल्गी का अलग अलग प्रकार का कलर देखने को मिलता है। जैसे अपन अलग अलग क्लास के मेंबर्स बताते हैं, जैसे क्लोरोफाइसी के मेंबर ज़्यादातर ग्रीन कलर के हैं, साइनोफाइसी के मेंबर जो है वो ब्लू ग्रीन कलर के हैं, इसलिए उन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। रोडोफाइसी के जो मेंबर्स है वो रेड कलर के हैं। फियोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो अपन जनरली ब्राउन कलर के बताते हैं। जेंथोफाइसी के मेंबर जो है वो येलो ग्रीन कलर के या येलो ब्राउन कलर के बताते हैं। तो ये जो अलग अलग कलर हैं एल्गी का या अलग अलग जो रंग है उनका, वो इन पिगमेंट्स की वजह से ही होता है। इन वर्णकों की उपस्थिति की वजह से ही एल्गी का अलग अलग प्रकार का कलर होता है। ठीक है, अब पिगमेंट्स में भी अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स हैं। नॉर्मली अपन क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन्स, ठीक है, और जो नॉर्मली जेंथोफिल्स है उनकी बात करते हैं, यही तो पिगमेंट्स होते हैं मेनली। पिगमेंट्स में क्लोरोफिल में भी अलग अलग टाइप है, जो फाइकोबिलिन्स है उनमें भी अलग अलग टाइप है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो किसी भी एल्गी के अंदर मेनली यदि अपन पिगमेंट्स की बात करें तो 3 प्रकार के पिगमेंट्स वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? क्लोरोफिल, एक तो पिगमेंट कौन सा हो सकता है? क्लोरोफिल हो सकता है। क्लोरोफिल के अलावा यदि अपन बात करें कैरोटिनोइड्स और फाइकोबिलिन्स। नंबर सेकंड अपन बताते हैं कैरोटिनोइड्स, कैरोटिनोइड्स, और नंबर थर्ड है
फाइकोबिलिन्स। नंबर थर्ड पिगमेंट्स कौन सा है? फाइकोबिलिन्स पिगमेंट है। मेनली किसी भी एल्गी के अंदर ये तीन अलग अलग प्रकार के पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट हो सकते हैं। ये पिगमेंट्स एक्चुअल में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो अलग अलग कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं एल्गी की सेल को, एल्गी के थैलस को। पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड्स और तीसरा है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स को बिली प्रोटीन्स भी कहा जाता है। फाइकोबिलिन्स जो है उन पिगमेंट्स के अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्लस पिगमेंट से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको बिली प्रोटीन्स भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले यदि अपन बात करें क्लोरोफिल की, देखिए हर एल्गी की क्लास में लगभग क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब वो किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है, ऐसा हो सकता है। और क्लोरोफिल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। मेनली अपन क्लोरोफिल के 5 टाइप बताते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी और ई। ठीक है, ये 5 अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल पिगमेंट के अपन टाइप बताते हैं, जिनमें सबसे जो मुख्य पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और बी की वजह से ही जो क्लोरोफाइसी मेंबर्स के एल्गी हैं उनका जो कलर है वो ग्रीन कलर होता है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर के होते हैं। और एल्गी जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं, वो इन क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही होते हैं। अब अलग अलग जो क्लास है उनके अंदर अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे यदि अपन क्लोरोफाइसी क्लास की बात करें तो वहां पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो पिगमेंट है वो सबसे ज्यादा पाई जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोफिल ए जो है उसे तो यूनिवर्सल पिगमेंट भी कहा जाता है। यूनिवर्सल या सार्वत्रिक वर्णक इसे इसलिए कहा गया क्योंकि लगभग सभी क्लासेस के मेंबर्स के अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है वो जरूर प्रेजेंट होता है। हो सकता है क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई जो है वो किसी स्पेसिफिक क्लास के अंदर ही प्रेजेंट हो। जैसे क्लोरोफाइसी के अंदर तो सारे के सारे 5 प्रकार देखने को मिलते हैं, लेकिन जो रोडोफाइसी है उसके अंदर क्लोरोफिल ए तो है, लेकिन बी, सी, डी, ई जो है इनका अभाव होता है, क्योंकि ए तो यूनिवर्सल है। बाकी जो क्लोरोफिल के टाइप्स हैं बी, सी, डी, ई, ये अलग अलग एल्गी की क्लासेस के मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड जो है वो येलो, ऑरेंज, रेड या ब्राउन कलर के होते हैं। कैरोटीनॉइड्स कैसे होते हैं? येलो कलर के हो सकते हैं, यानी कि पीले कलर के, ब्राउन कलर के, ऑरेंज या ब्लू कलर। मेनली कैरोटीनॉइड्स के अंदर कैरोटीन्स पिगमेंट आते हैं, और कैरोटीन्स जो है वो येलो कलर यानी कि पीले रंग के हो सकते हैं, भूरे रंग के हो सकते हैं, नारंगी रंग के भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी 2 टाइप है, एक तो कैरोटीन्स और एक है जेंथोफिल्स। कैरोटीनॉइड्स के अंदर भी कितने टाइप है? मेनली 2 टाइप है। एक तो आता है इसके अंदर कैरोटीन्स, ठीक है, और दूसरा टाइप इसके अंदर आता है जेंथोफिल्स। दूसरा टाइप कौन सा आएगा? जेंथोफिल पिगमेंट आएगा। देखिए कैरोटीनॉइड्स जो पिगमेंट है उन्हीं की वजह से एल्गी के जो अलग अलग कलर है, येलो कलर, ब्राउन कलर या ऑरेंज या ब्लू कलर, वो इन कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स की वजह से ही आते हैं। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है कैरोटीन्स और एक है जेंथोफिल्स। यदि अपन बात करें कैरोटीन्स की तो कैरोटीन्स के अंदर भी अलग अलग प्रकार अपन बता सकते हैं, जैसे कैरोटीन अल्फा, बीटा, गामा, इस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, और कैरोटीन की वजह से नारंगी या पीला रंग, कैरोटीन का वजह से कौन सा? येलो या जो ऑरेंज कलर है वो होता है इस कैरोटीन की वजह से। और कैरोटीन में भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। यदि अपन बात करें जेंथोफिल पिगमेंट्स की तो जेंथोफिल पिगमेंट्स की वजह से जो कलर होता है वो येलो या ब्राउन होता है। इनकी वजह से कलर कैसा होगा? या तो पीला रंग होगा या फिर ब्राउन या भूरा रंग जो है वो होगा एल्गी का। कौन से पिगमेंट्स की वजह से? जेंथोफिल पिगमेंट की वजह से। और ये जो जेंथोफिल पिगमेंट्स हैं उन्हीं को अपन कैरोटिनॉल्स भी बोलते हैं। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? कैरोटिनॉल्स। और लगभग 20 अलग अलग प्रकार के जेंथोफिल या कैरोटिनॉल्स पिगमेंट्स जो है वो एल्गी के मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं।
ठीक है जी। तो सेकंड पिगमेंट कौन सा हो गया आपका, कैरोटिनोइड्स, जिनका कलर जनरली येलो, ब्राउन, ऑरेंज या ब्लू होता है। दो टाइप के हैं, कैरोटीन्स और जेंथोफिल। यदि अपन बात करें कैरोटीन्स की तो ये येलो ऑरेंज रंग के होते हैं, ये भी अलग अलग 5 प्रकार के हो सकते हैं। यदि अपन बात करें जेंथोफिल्स की तो जेंथोफिल जो है वो जनरली येलो और ब्राउन कलर के होते हैं, और जेंथोफिल पिगमेंट्स जो हैं उन्हें कैरोटिनॉल्स भी कहते हैं, और ये अलग अलग 20 प्रकार के कैरोटिनॉल्स जो है वो एल्गी के अलग अलग मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें फाइकोबिलिन्स की तो फाइकोबिलिन्स रेड या फिर ब्लू कलर के, लाल या नीले रंग के होते हैं। ये कैसे होंगे, रेड या ब्लू कलर, इसमें मैनली ब्लू नहीं आता, ब्लू जो है वो फाइकोबिलिन्स या बिल्ली प्रोटीन जो है उनके अंदर होता है। फाइकोबिलिन्स के भी अंदर अलग अलग टाइप है, जैसे फाइकोसाइनिन है, फाइकोइरिथ्रीन है। इसके अंदर भी अपन 2 टाइप्स बताते हैं, एक तो बताते हैं फाइकोसाइनिन, और दूसरा जो टाइप अपन बताते हैं वो है फाइकोइरिथ्रीन। यदि अपन बात करें फाइकोसाइनिन की तो इसका कलर होता है ब्लू, और इरिथ्रीन वर्ड जहां भी आएगा उसका कलर हो जाएगा रेड। तो रोडोफाइसी क्लास के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर फाइकोइरिथ्रीन पिगमेंट बाकी पिगमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसलिए उनका कलर रेड हो जाता है। देखिए जो अलग अलग क्लास के मेंबर, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ये जो एल्गीज के कलर के आधार पर अपन नाम दे रहे हैं वो पिगमेंट्स की वजह से ही है। यदि बाकी पिगमेंट्स के कंपैरिजन में फाइकोइरिथ्रीन ज्यादा हो गया तो उस एल्गी का कलर रेड हो जाएगा। बाकी पिगमेंट्स के कंपैरिजन में क्लोरोफिल की अमाउंट ज्यादा होगी तो वहां पर कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। बाकी पिगमेंट्स के कंपैरिजन में यदि कैरोटिनॉइड्स में कैरोटीन्स के नंबर ज्यादा होगी तो वहां पर कलर जो है वो येलो या ऑरेंज हो जाएगा। यदि जेंथोफिल्स के नंबर ज्यादा है तो वहां पर ब्राउन कलर, तो उन्हें ब्राउन एल्गी बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो अलग अलग क्लास के मेंबर्स को अपन ब्राउन, रेड या ग्रीन एल्गी ये नाम जो देते हैं वो इन पिगमेंट्स की अमाउंट के आधार पर है, पिगमेंट्स की मात्रा के आधार पर है। ठीक है, जैसे फाइकोसाइनिन है, फाइकोइरिथ्रीन है। ठीक है, ये अलग अलग पिगमेंट्स के नाम अपन देते हैं। आई बात समझ में? तो ये है एल्गी के अंदर पिगमेंट सिस्टम या वर्णक तंत्र, कौन कौन से पिगमेंट्स हैं ये अपन पहले डिटेल में पढ़ भी चुके हैं, और यहां पर अपन ने इसका एक फटाफट से क्विक रिवीजन कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा एल्गी की सेल की यदि अपन बात करें तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे पायरेनोइड कहा जाता है। पायरेनोइड एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ही पिगमेंट्स और रिजर्व फूड जो है वो प्रेजेंट होता है। अलग अलग एल्गी के मेंबर्स में अलग अलग प्रकार का रिजर्व फूड या संचित भोजन हो सकता है, जिसमें स्टार्च ही अलग अलग तरीके से मॉडिफाई होती है, अलग अलग फॉर्म में मॉडिफाई होती है। ठीक है, जैसे लेमिनेरियन स्टार्च है, कहीं पर साइनोफाइसिन स्टार्च है। ठीक है, तो ये पिगमेंट सिस्टम के साथ साथ रिजर्व फूड जो है, संचित भोजन जो है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में भी आप साथ में देख लेना। ठीक है, तो अब तक अपने 3 मेन टॉपिक्स हो चुके हैं पहली यूनिट से। एल्गी का जो नॉर्मल हैबिटाट या हैबिट है, एल्गी के अंदर थैलेस स्ट्रक्चर, एल्गी के अंदर पिगमेंट और रिजर्व फूड। ठीक है, लास्ट जो फर्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन या जनन जो है वो किस प्रकार से होता है, और रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स जो है वो एल्गी के अंदर देखने को मिलते हैं, उन मेथड्स के बारे में अपन बात करते हैं, जो कि अपना इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट जो एल्गी के जनरल फीचर से रिलेटेड है, उसका जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन इन
एल्गी। सवाल के अंदर रिप्रोडक्शन या जनन की अपन बात कर लेते हैं। देखिए एल्गी के अंदर मेनली यदि अपन रिप्रोडक्शन की बात करें तो मुख्यतः 3 अलग अलग प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एल्गी जो है वो लोअर प्लांट्स की कैटेगरीज के अंदर ही तो है, तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग क्लास के मेंबर में अलग अलग मेथड के द्वारा हो सकता है, जिसमें मेनली अपन 3 रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखते हैं। एक देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या जिसे कायिक जनन कहा जाता है। एक दूसरा टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। और तीसरा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। ठीक है, 3 अलग अलग टाइप्स है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तीनों अलग अलग टाइप से होता है। जैसे सबसे पहले यदि अपन बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एल्गी के अंदर जो कायिक जनन है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जैसे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन जो है वो ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक तरीका हो सकता है। बहुत सारे एल्गी के मेंबर्स ऐसे हैं। सेल डिवीजन के अलावा अपन कॉलोनी स्प्लिटिंग, हार्मोगोन्स, ये स्ट्रक्चर्स भी बता सकते हैं। कॉलोनी स्प्लिटिंग, नंबर 3 स्ट्रक्चर पर बता सकते हैं हार्मोगोन्स। ठीक है, हार्मोगोन्स के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन हो सकता है। हार्मोगोन्स के अलावा हार्मोसिस्ट स्ट्रक्चर या फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा भी हो सकता है। नंबर 5 अपन बता सकते हैं हार्मोसिस्ट, हार्मोसिस्ट, इसके द्वारा भी जो एल्गी के मेंबर है उनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ट्यूबर है, बुलबिल्स है, ट्यूबर यानी कि कंद द्वारा भी। ठीक है, नंबर 7 अपन बता सकते हैं बुलबिल्स या जो प्रकंद हैं या पत्र परकलिकाएं जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। एडवेंटिटियस ब्रांचेस, बडिंग स्टोलन्स, ठीक है, स्टोलन्स के द्वारा हो सकता है। नंबर 9 बडिंग के द्वारा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बडिंग, बुलबिल्स, स्टोलन्स के द्वारा एडवेंटिटियस ब्रांचेस, अपस्थानिक शाखाएं, एडवेंटिटियस ब्रांचेज यानी कि अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। और लास्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो मेथड अपन बता सकते हैं दैट इज एमाइलम स्टार्स, एमाइलम स्टार्स, एमाइलम स्टार्स के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन जो है वो एल्गी के मेंबर्स में देखने को मिल सकता है। ये टोटल 11 जो अलग अलग मेथड्स हैं वो अपन एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन के बता सकते हैं। ठीक है, अब एक एक को अपन देखते हैं। पहला है देखिए सेल डिवीजन। कुछ जो यूनिसेलुलर एल्गी है जैसे क्लेमाइडोमोनास है मान लीजिए, अब उसके अंदर तो है ही एक ही सेल, अब उसमें यदि सेल डिवीजन भी होगा तो वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही टाइप होगा। सेल डिवाइड होकर के 2 ऑर्गेनिज्म बना लेगी या 2 सेल्स बनाएगी, हर सेल जो है वो नए ऑर्गेनिज्म के रूप में काम करेगी, तो वो वहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका हो सकता है। जो कुछ कॉलोनियल एल्गी हैं जो कॉलोनी की फॉर्म में या एग्रीगेशन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनमें यदि कॉलोनी बीच में से स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, तो बनने वाली दोनों कॉलोनी जो है वो नए एल्गी की कॉलोनी की फॉर्म में काम करने लगती है। तो कॉलोनी स्प्लिटिंग या कॉलोनी का टूटना भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप माना जाएगा। इसके अलावा हार्मोगोन्स, बहुत सारे एल्गी के मेंबर ऐसे हैं जो जनरली फिलामेंटस एल्गी के मेंबर हैं, उनमें कुछ बीच में से फिलामेंट का कुछ भाग टूट करके अलग हो जाता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन या विखंडन की अपन बात करते हैं, लेकिन वो जो भाग अलग हुआ है वो दोनों तरफ से बिल्कुल स्मूथ होता है जिसे अपन हार्मोगोन्स बोलते हैं।
और इन हार्मोगोन्स के द्वारा भी नए एल्गी के थैलेस का निर्माण हो सकता है। तो ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका है। नेक्स्ट नंबर 4 है फ्रेगमेंटेशन या विखंडन। कई बार एडवर्स कंडीशंस के अंदर यदि किसी भी वजह से थैलेस जो है वो एक्सीडेंटली डैमेज होकर के ब्रेक हो जाए या उससे कोई छोटा थैलेस का भाग टूट करके अलग हो जाए, तो जो भाग टूट करके अलग हुआ है उससे नए थैलेस का निर्माण हो सकता है, जिसे अपन फ्रेगमेंटेशन या विखंडन बोलेंगे। नंबर 5 जो है वो है हार्मोसिस्ट। कई बार फिलामेंटस एल्गी की जो एपिकल सेल है उसके ऊपर एक मोटी भित्ति का आवरण बन जाता है और वो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर या बीजाणु जैसी संरचना बनाती है, जिसे अपन हार्मोसिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6 ट्यूबर, बुलबिल्स, एमाइलम स्टार्च। इनके द्वारा जो ज्यादातर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो क्लोरोफाइसी क्लास का जो मेंबर है कारा, उसके अंदर ज्यादातर इस प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स देखने को मिलते हैं। ट्यूबर या कंद की यदि अपन बात करें तो कई बार कुछ एल्गी के मेंबर्स में जो नोड या इंटरनोड वाला पार्ट है वहां से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर फूल के बड़ी हो जाती है जो फूड स्टोरेज का काम करती है और उस स्ट्रक्चर को अपन ट्यूबर बोलते हैं। और ये ट्यूबर स्ट्रक्चर जब मेन थैलेस से अलग होती है तब नए एल्गी के थैलेस का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट है बुलबिल्स या पत्र प्रकलिकाएं। कई बार किसी भी कारा के मेंबर की जो लीफी पार्ट है, जो पत्ती वाला भाग है, एक्चुअल में कारा का जो थैलेस है वो लीफ, स्टेम और रूट के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं होता, लेकिन कुछ मेंबर्स के अंदर जो एडवांस या डेवलप्ड टाइप के एल्गी के मेंबर है उनके अंदर लीफी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकती है और उन लीफी स्ट्रक्चर्स में कई बार बुलबिल्स या पत्र प्रकलिकाओं का निर्माण होता है, जिनके द्वारा नए एल्गी के मेंबर का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट है स्टोलन। स्टोलन क्या होती है? जो भी एल्गी, फिलामेंटस एल्गी वगैरह हैं या जो इरेक्ट एल्गी सिस्टम जिनके अंदर देखने को मिलता है, इरेक्ट बॉडी सिस्टम देखने को मिलता है, वहां पर कई बार जो स्टेम वाला पार्ट है या राइजोम वाला पार्ट है उसके बिल्कुल पैरेलल पार्ट में जमीन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ग्रोथ करती हैं, जिनके द्वारा नए एल्गी का निर्माण हो सकता है, जिन्हें अपन स्टोलन बोलते हैं। इसके अलावा कुछ मेंबर्स में नोड वाला जो पार्ट है, पर्व संधि वाला जो भाग है, वहां से छोटी बड या कलिकाएं निकल सकती है और ये बड या कलिकाएं भी आगे बड़ी होकर के मेन पादप से अलग होकर के नए एल्गी के थैलेस का निर्माण कर सकती है। कुछ एल्गी के मेंबर्स में एडवेंटिटिस ब्रांचेज या अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा भी कायिक जनन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लास्ट में स्ट्रक्चर है एमाइलम स्टार्च। जो कारा मेंबर है उसकी सेल्स के अंदर फूड जो है वो एमाइलम स्टार्च के रूप में, एक्चुअल में एमाइलम स्टार्च का नाम है और ये स्टार की फॉर्म में स्टोर रहता है और ये एमाइलम स्टार्च स्ट्रक्चर भी कई बार अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर जर्मिनेट होकर के, शुरुआत में अनफेवरेबल कंडीशन है लेकिन जब जर्मिनेट होंगी तब फेवरेबल कंडीशंस होंगी। देखिए एल्गी के अंदर जो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फेवरेबल कंडीशंस में होगा, अनुकूल परिस्थितियों में होगा, जब एल्गी को प्रॉपर फूड मिल रहा है, प्रॉपर इसके लिए हैबिटाट या न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी है। ऐसी कंडीशन में एल्गी के अंदर वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अदरवाइज यदि अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, तो एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन देखने को मिलेगा। ठीक है। यदि अपन बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन जो है वो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स या बीजाणुओं के द्वारा होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स की यदि अपन बात करें तो यहां पर जैसे जूस्पोर्स है, एप्लेनोस्पोर्स है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कुछ स्पोर्स या बीजाणुओं के द्वारा होगा। जैसे अपन बात करें जूस्पोर्स या जिन्हें चल बीजाणु बोलते हैं, इसके अलावा एप्लेनोस्पोर्स जिनको अपन एचल बीजाणु बोल सकते हैं। ठीक है, एप्लेनोस्पोर्स, जूस्पोर्स है, इनके अलावा एकाइनिड्स स्ट्रक्चर है, ऑटोस्पोर्स है, हाइप्नोस्पोर्स है। ठीक है, ऑटोस्पोर्स या एकाइनिड्स स्ट्रक्चर्स हैं, हैप्लोनोस्पोर है, हैप्लोस्पोर्स। ये अलग अलग प्रकार के बीजाणु या स्पोर्स के फॉर्मेशन के द्वारा भी
एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और स्पोर्स जैसे ऑक्सोस्पोर, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, कार्पोस्पोर, ये अलग अलग टाइप के स्पोर्स भी हैं। ऑक्सोस्पोर, नंबर 7 अपन एंडोस्पोर, नेक्स्ट अपन बता सकते हैं कार्पोस्पोर। ठीक है, इसके अलावा एक्सोस्पोर, पामेला स्टेज, ये बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। ठीक है, इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स तो ऐसे हैं जो कि मोटाइल होती हैं। जैसे जूस्पोर्स की अपन बात करें तो जूस्पोर्स किडनी शेप की या ओवल शेप की मोटाइल स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं और इनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें एप्लेनोस्पोर्स की तो ये पतली भित्ति युक्त नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स है। यदि अपन बात करें ऑटोस्पोर्स की तो इनमें मोटी भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये अलग अलग स्पोर्स हैं जो अलग अलग आधार के ऊपर अलग अलग तरीके से एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन करते हैं। इसके अलावा एक पामेला स्टेज भी होती है जिसमें जो अपन ने एल्गी का पामेलोइड थैलस देखा था उस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है और उसके द्वारा नए एल्गी के थैलस का निर्माण हो सकता है जिसे अपन पामेला स्टेज द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है जी, लास्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एल्गी के बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें एडवांस्ड टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिनमें सुविकसित प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलता है, जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो अलग अलग होती है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर मेल गैमेट बनता है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है। दोनों गैमेट्स का आपस में फ्यूजन या संलयन होता है और फ्यूजन के बाद में जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है उसमें फिर से मियोसिस के द्वारा स्पोर्स वगैरह बनने के बाद में एल्गी के जो मैन गैमेटोफाइट स्टेज है, युग्मकोद्भिद अवस्था है, उसका निर्माण होता है। क्योंकि एल्गी के अंदर जो मैन बॉडी होती है, मुख्य जो पादप काय होता है, मैन बॉडी प्लांट जो है वो हैप्लोइड गैमेटोफिटिक ही होता है। अगुणित युग्मकोद्भिद प्रकार का जो पादप थैलस है वही एल्गी के अंदर मुख्य पादप काय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन भी एल्गी के अंदर देखने को मिल सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन अलग अलग टाइप बताते हैं जैसे होलोगेमी, ऑटोगेमी, आइसोगेमी, अनाइसोगेमी। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स अपन कौन से बता सकते हैं? होलोगेमी, ऑटोगेमी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी। ये अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो है वो एल्गी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। होलोगेमी के अंदर क्या होगा, दो जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं उनकी एल्गी की सेल से आपस में फ्यूज हो जाएंगी जिसे अपन बोलते हैं होलोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर एक ही एल्गी के दोनों जो गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे या संलयित हो जाएंगे। ठीक है, एक ही कोशिका के दो डॉटर न्यूक्लियाई, दो पुत्री केंद्रक बनते हैं या दो युग्मक बनते हैं, वही आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तब इस प्रोसेस को या इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलेंगे अपन ऑटोगेमी, जिसके अंदर कोई भी वेरिएशंस नहीं आएंगी क्योंकि एक ही सेल से बने दो डॉटर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है आइसोगेमी। यहां पर जो गैमीट्स होते हैं वो दोनों समान प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे आइसोगेमी या समयुग्मक कहा जाता है। ठीक है, दो एक समान युग्मक या तो वो मॉर्फोलॉजी के अंदर सेम है या फिर वो ये कह सकते हैं बिहेवियर के अंदर सेम है या एनाटॉमी के अंदर सेम है। ऐसे गैमीट्स का यदि फ्यूजन होता है तो इसे आइसोगेमी कहा जाता है। और लास्ट और सबसे एडवांस्ड टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एल्गी के अंदर है दैट इज एनाइसोगेमी या oogamous टाइप भी इसे अपन बोल सकते हैं, जिसमें दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली, बिहेवियरली या फिर
एनाटोमिकली अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के मेल और फीमेल गेमिट्स का जब फ्यूजन होता है तो इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, इस प्रकार के लैंगिक जनन को एनाइसोगेमिट टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहा जाता है, जिसमें दो टाइप होते हैं, एक तो ऊगेमी होता है और एक जो है हेट्रोगेमी के अंदर दो टाइप होते हैं, एक तो एनाइसोगेमी और एक ऊगेमी होता है, जिसमें ऊगेमी जो है वो सबसे एडवांस्ड या विकसित प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलता है, जो विकसित प्रकार की एल्गी की जो क्लासेस के मेंबर हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो एल्गी के अंदर यदि रिप्रोडक्शन या जनन का क्वेश्चन आता है तो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, क्योंकि एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन जो है उसे एक बहुत अच्छा बड़ा क्वेश्चन बनता है। तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो एल्गी के अंदर देखने को मिलता है, चाहे आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर लीजिए, चाहे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लीजिए, या फिर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की बात कर लीजिए। ये तीनों अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स हैं वो एल्गी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये अपना जो एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट वाला पेपर है उसका जो फर्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पोर्शन है वो अपना कंप्लीट होता है। 4 टॉपिक्स के बारे में अपन ने डिस्कशन किया है, दोबारा से सुन लेना। यदि आप ये टॉपिक्स भी पढ़ते हैं तो यूनिट फर्स्ट से एक आपका बड़ा क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है। टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एक तो अपन ने बताया एल्गी के अंदर उसके हैबिटेट और हैबिट के बारे में, दूसरा एल्गी की थैलस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, तीसरा अपन ने बताया एल्गी के अंदर पिगमेंट्स और रिजर्व फूड, और चौथा अपन ने बताया एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में तीनों आ जाएंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। ठीक है। तो इस प्रकार से एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट वाले पेपर का फर्स्ट यूनिट जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने कंप्लीट होते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाली जो वीडियो लेक्चर्स हैं जिसके अंदर पर यूनिट 2nd, 3rd, 4 वो वीडियो जब भी चैनल पे डलें उनके नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप जो है वो बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।